हेलो फ्रेंड, आज हम आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हिस्ट्री के हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अशोक के जितने भी स्तंभ थे यानी उसको पढ़ा गया है। कुछ ऐसे स्तंभ हैं जिसको नहीं भी पढ़ा गया है लेकिन अक्सर को पढ़ा गया है। तो सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। कहाँ के स्तंभ को पढ़ा है, किस लिपि में लिखा था, ऐसे भी तो पूछ सकते हैं ना। जैसे अभी एक हमने क्वेश्चन दिया है कि अशोक के स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। हो सकता है एग्जामिनर ये पूछ दे कि जो जेम्स प्रिंसेप ने स्तंभ को पढ़ा था और किस लिपि में लिखा था, वो ब्राह्मी लिपि में लिखा था। ठीक है, वो स्तंभ कहाँ था ये भी पूछ सकते हैं ना। तो वो स्तंभ कहाँ था? फिरोज शाह कोटाला दिल्ली में था। ये फिरोज शाह मस्जिद के पास लगवाया गया था। एक्चुअली ना फिरोज शाह तुगलक का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के दो स्तंभों टोपरा और मेरठ। टोपरा कहाँ है? ये ज़िला अम्बाला हरियाणा में है। मेरठ तो उत्तर प्रदेश में सभी को पता है। से दिल्ली दो स्तंभों को दिल्ली मंगवाया और उसमें से एक को अपने राजमहल के परिसर में तथा दूसरे को फिरोजाबाद मस्जिद में उसको लगवाया। ठीक है, वो ब्राह्मी भाषा में लिखा था और उसी को जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तैमूर ने उत्तर भारत पर कब आक्रमण किया? तैमूर ने उत्तर भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल है 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी। अब यहाँ पे जब अंतिम पूछा है तो इसके संस्थापक भी पूछ सकते हैं कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक है? 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक है। अब गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासन किया है, यानी मात्र 5 साल इन्होंने शासन किया है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि तुगलक वंश में कितने शासकों ने शासन किया? तो 4 शासकों ने शासन किया है। कौन कौन से शासक हैं? गयासुद्दीन तुगलक जो कि फाउंडर हैं इसके, जो कि संस्थापक हैं। फिर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी। 1388 ईस्वी। उसके बाद में लास्ट हैं अंतिम जो है वो है नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी। ये हमारे तुगलक वंश के हो गए शासनकाल, शासक हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से अगर ये यूज़फुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। लाइक कर दीजिए। लाइक करने से कुछ भी हमको मिलता नहीं है, बस केवल हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और थोड़ा सा और काम करने का दिल करता है। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हो ना तो थोड़ा सा मनोबल घट जाता है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो न्यू हैं, जो कर चुके हैं वो बिल्कुल ना करें, नहीं तो डिससब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रशासन की इकाइयाँ थीं। सल्तनत काल में प्रशासन की इकाइयाँ थीं यानी सबसे बड़ा साम्राज्य, फिर प्रांत, फिर ज़िला, फिर परगना, फिर ग्राम। सल्तनत काल की शुरुआत कब से होती है? सल्तनत काल की शुरुआत होती है 1206 ईस्वी से। ठीक है, इसका अंत होता है 1526 ईस्वी, यानी कि 320 साल तक सल्तनत काल माना जाता है। इसमें सबसे बड़ा साम्राज्य होता है, फिर प्रांत होता है, प्रांत को इक्ता कहा जाता है, उसके बाद में ज़िला होता है, ज़िला को शिक कहा जाता है, उसके बाद में परगना, फिर ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काजी एवं सत्र का कार्य क्या था? काजी एवं सदर दोनों ही प्रांतों में नियुक्त किए जाते थे और दोनों पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। काजी के रूप में वे दीवानी मामलों में न्याय करते थे, सद्र के रूप में धार्मिक अनुदानों के अधीक्षक का कार्य करते थे। ये दोनों एक ही व्यक्ति होता था और प्रांतों में इसकी नियुक्ति होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ अधिकारी दिए गए हैं, उनका कार्य आपको बताना है। जैसे आमिल ये राजस्व विभाग का कार्य करते थे। फौजदार ये कोषाध्यक्ष थे।
ठीक है। आमिल और ये फौजदार कहाँ होते थे? प्रांत में होते थे, जिला में होते थे, कहाँ होते? शिक में होते थे। तो ये लोग ना शिक में होते थे। शिक बोले तो जनपद, ठीक है। आमिल राजस्व विभाग का कार्य करता था, फौजदार कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। रायचूर दोआब किन दो नदियों के बीच का हिस्सा है? रायचूर दोआब जो है, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का हिस्सा, अधिक उपजाऊ होता है ना, उसको दोआब बोलते हैं। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का हिस्सा है। इसमें ना बहमनी जो राजा थे और विजयनगर साम्राज्य, दोनों रायचूर को अपना हिस्सा मानते थे और इसी को लेकर इन दोनों में विवाद होता रहता था। ठीक है। अब दोआब आपको समझ में आ गया होगा, दोआब है क्या चीज़? दो नदियों के बीच का जो हिस्सा होता है वो अधिक उपजाऊ होता है, उसे दोआब कहते हैं। और रायचूर दोआब क्या है? किन दो नदियों के बीच का हिस्सा है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लल्ल योगेश्वरी कौन थी? अब लल्ल योगेश्वरी कौन थी? लल्ल योगेश्वरी ये जो है ना, लल्ल योगेश्वरी ये एक शैव यानी कि भगवान शिव के भक्त यानी मानने वाली थी। उनके क्या थी? भक्त थी। ये कहाँ की रहने वाली थी? कश्मीर की विधवा ब्राह्मण स्त्री थी। और कश्मीर के जो सूफी संत शेख नूरुद्दीन वली समेत कई सूफी संत इनको अपना पीर या गुरु मानते थे। ये लल योगेश्वरी कहती थी कि शिव सब जगह मौजूद है, सब में मौजूद है, फिर हिंदू मुसलमान में फ़र्क मत करो। अगर समझदार हो तो अपने आप को समझो, यही ईश्वर की यही समझ है। ये कौन कहता था? लल योगेश्वरी कहती थी। कश्मीर की ये विधवा ब्राह्मण स्त्री थी। किस शासक ने सर्वप्रथम सड़कों एवं सरायों का निर्माण कराया? शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम सड़कों एवं सरायों का निर्माण कराया। ठीक है। और कहाँ की सड़क, यानी इनकी बनाई सड़क को सड़क आजम कहा जाता है, यानी सबसे बड़ी सड़क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने जहांगीर को भारत का नक्शा दिया? किसने जहांगीर को भारत का नक्शा दिया? एक्चुअली जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था और वो अपने उत्तरदायित्व को ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य मानता था। बहुत ही मतलब अच्छा शासक था। तो इसने भारत के अधिकांश भाग को जीत लिया था। तो इनको सर टॉमस रो ने एक भारत का नक्शा पेश किया और उसमें उन्होंने ये निशान लगा दिया कि आपने यहाँ पे अपने विजय प्राप्त कर लिया है। और जहांगीर ये समझते थे कि हमने पूरे बहुत बड़े साम्राज्य पे हमने अधिकार कर लिया है, तो इसलिए उनको नक्शे में थोड़ा सा कम दिखा, ऐसा लगा कि अभी हमको बहुत जीतना बाकी है। और पहले तो नक्शा पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन बाद में उन्होंने वो नक्शा वापस कर दिया था। शायद ही उनको फील हुआ कि अभी तो हमको बहुत जीतना है, अभी हमारा काम बाकी है। सल्तनत, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। सल्तनत काल में जनपद को क्या कहा जाता था? तब तक के लिए नमस्कार।